बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, इस अशार से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ कि चिरागों से न पूछो कि बाकी तेल कितना है, चिरागों से न पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से कि अमल जिंदगी में हो तो कफन में चैन कितना है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान का सियासी मंजरनामे पे, कराची के मौजूदा हालात पर, बल्दियाती इलेक्शन पर। मेरे साथ तशरीफ फरमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नज़ाकत साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। मेरे दूसरे मेहमान है चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस कराची के शेख हबीब साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान है बड़ी सियासी माशी बसीरत रखते सीनियर तजिया निगार है सैयद उबैद शाह। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नज़ाकत साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इमरान खान रोड की सियासत कर रहे हैं, हुकूमत कह रही कि इलेक्शन वक्त मुकर्रर पर ही होंगे। माशी बहरान की तरफ अगर हम फोकस नहीं कर रहे, मुल्क की सूरत हाल को सियासी जमात किस तरीके से लेके चल रही है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें, मुल्क के माशी हालात तो आपके सामने है कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह 2018 के बाद पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसकी काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं थी, तो उसने मुल्क के हालात जिस तरह किए और उसके बाद भी उसको चैन नहीं आ रहा। मुल्क के हालात तबाही के दहाने पे लेके जाके छोड़ा और उसके बाद एक जमहूरी अंदाज से उसको स्टेप डाउन करवाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वो जो पिक्चर इस वक्त पोर्ट्रे हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल डीमोरलाइज है और किसी तरह का कोई भी इदारा उस तरह से काम नहीं कर रहा, क्योंकि इमरान खान ये तासुर इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे रहे हैं। और हालिया जो इमरान खान ने जो इंटरनेशनल इंटरव्यूज दिए उनमें भी ये तासुर दिया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि जहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जा सके और इंटरनेशनल इन्वेस्टर आके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर सके। मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक पता नहीं किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके जो ज़बान है, उनकी जो तकरीरें, उसके शर से पाकिस्तान के अंदर ना कोई पॉलिटिकल पार्टी महफूज है, ना हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, हमारी जुडिशरी, कोई भी उनसे बंदा या कोई इदारा महफूज नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुल्क के माशी हालात का डायरेक्टली इस चीज़ से ताल्लुक होता है कि पाकिस्तान के दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। मुल्क का जो एटमॉस्फेयर है वो बेहतर हो ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर को, इंटरनेशनल जो फॉरेन एक्सचेंज लेके मुल्क के अंदर आते हैं उनके लिए अच्छा एटमॉस्फेयर होना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हालात जिस नैच पे पहुंचाए जा चुके हैं, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान के उन लोगों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए जिन लोगों ने जो लोग आज भी इमरान खान के हाथों बेवकूफ़ बन रहे हैं और इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सारे लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि पाकिस्तान को तबाही के दाने पे इलेक्शन क्यों नहीं करा देते? इलेक्शन क्यों नहीं करा देते? इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। किसी की ख्वाहिश के ऊपर देखिए, मैं आपको अभी आपने ही कहा कि भाई जो माशी बहरान है और इस वजह से कोई भी मुल्क आगे नहीं आ रहा। आपने देखा कि वो सियासी हवाले से, फौजी हवाले से, हर हवाले से अभी डिस्टर्ब है। तो इस हवाले से अगर इलेक्शन हो जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है। देखिए, इलेक्शन किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं होते। पाकिस्तान एक ज़ाहिर पाकिस्तान का एक आइन है। पाकिस्तान का आइन के मुताबिक हर इदारा, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी डोमेन में रह के काम करती है। किसी एक आदमी की ख्वाहिश के ऊपर अगर कल मिसाल के तौर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 20,000 आदमी इस्लामाबाद में जमा होके कल नया इलेक्शन हो जाता है, तो उसमें अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग आके इस्लामाबाद में बैठ जाएं कि दोबारा से इलेक्शन करवाएं या हमारी मर्जी का आर्मी चीफ लगा दें, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान तो आइन के मुताबिक चल रहा है ना। आइन के मुताबिक जब इलेक्शन का टाइम होगा, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इस चीज पे कन्विंस्ड हैं कि ठीक है, जब टाइम पे इलेक्शन होगा इमरान खान साहब इलेक्शन कंटेस्ट करें। लेकिन उनको इस चीज का पता होना चाहिए कि जिन लोगों ने इमरान खान को 2018 में कंधे पे सवार करके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, वो लोग नहीं है। अभी ज़मीनी इलेक्शन की अगर पोजीशन देखते तो इमरान खान की पोजीशन, वो तो अच्छी बात है। मैं इस चीज को क्लियर कर रहा
रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में अपने टाइम पे जब इलेक्शन हो, अगर पाकिस्तान के लोग इमरान खान को अगर वोट करते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके मैंडेट का एहतराम करेगी। इसकी मैं मिसाल देता हूं आपको कि जब 2018 में आरटीएस इलेक्शन हुआ, फ्रॉड इलेक्शन हुआ, फेक इलेक्शन हुआ, हमारे इदारों ने इमरान खान को अपने कंधों पे सवार करके पाकिस्तान का इक्तदार दिया। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिले नहीं होने देंगे, इसको चलते रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस चीज को अप्रिशिएट कर रही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मैंडेट मिलेगा वो इक्तदार में आए, लेकिन इलेक्शन टाइम पे होंगे। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ शेख साहब। यही सवाल मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा ताकि वक्त मेरा बच जाए। वही रोड की सियासत और ये सारे सवाल से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ने कहा कि मेरे भाई ने जो बातें की वो अपनी जगह बिल्कुल काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन मसला ये है कि जब हमारा मुल्क ही नहीं रहेगा और ये माशी बहरान इस वक्त जो मौजूदा इस वक्त जो चारों सूबों के अंदर चल रहा है, और आप ये देखें पीएसओ जो है इस वक्त बॉटम लाइन पे मौजूद है। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कि हम कहीं दिवाली की तरफ तो नहीं जा रहे। और अगर हुक्मरान जो है अगर बेहिस बन जाए और वो ढिठाई का मुजाहरा करें, चले एक शख्स तो रोड की सियासत कर रहा है, उसको हम कंडम करते हैं कि भाई नहीं होनी चाहिए, कारोबार खराब हो रहा, बिजनेस खराब हो रहा, पहले मुल्क की माइशत जो है तबाही के धारे पे खड़ी हुई है इसकी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना, ये जो 13 जमातें पीडीएम जो बनी है, तो इनको चाहिए था ना जो इन्होंने दावे और वादे किए थे पिछली हुकूमत से आने से पहले कि जी हम महंगाई का स्लैब खत्म करेंगे, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम लोगों को रिलीफ देंगे। और ये शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने कहा था कि जी हम 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिकवाएंगे, 180 रुपए का हम डॉलर कराएंगे। उसमें 186 रुपए का डॉलर था। देखिए, मैं अगर पिछले 2 साल पीछे जाता हूं तो महंगाई का जो रेशियो था वो था 4 से 5%। पिछले 8 महीने पीछे जाता हूं तो उसमें था 14 से 15%। आज अगर मैं खड़ा हूं 8 महीने के बाद तो 47%, 46 से 47% महंगाई का। तो मुझे बताइए कि बजाय हम कौम को रिलीफ देने के जो हमने दावे और वादे किए, हम नहीं कहते हमें ना इलेक्शन चाहिए ना हमें सलेक्शन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को रिलीफ चाहिए। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को रोजगार कौन दे सकता है? हमें उसकी जरूरत है। हम ये कहते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी का ये शहर है जिसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं, जो कि 67 से 70% रेवेन्यू वफाक को अदा करता है और 90-95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को अदा करता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि इसी के साथ जो है ना सब कुछ हो रहा है। पीने का पानी यहां मौजूद नहीं, ट्रैफिक का निजाम यहां नहीं, सेहत का निजाम यहां नहीं। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करे। जब बाहर से आने वाली जमातें 14 सीटें ले सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप इस कराची को प्रमोट करें ना, इस कराची को तवज्जो दें, आप इस कराची की बिजनेस कम्युनिटी से मिले, ताजिर बिरादरी के अंदर आए, आवाम में जाएं, लोगों के मसाइल को देखें, उसको सॉल्व करवाएं, ताकि पाकिस्तान। देखिए, इस वक्त मैं आपको बताऊं, हम तो ये कहते हैं कि कौम जो है इस वक्त ये कह रही है कि कौन आया हमें नहीं पता, हमें रिलीफ कौन देगा? जो रिलीफ देगा वो वोट कहा के। अब वो पहले जो हम कार्ड खेल लिया करते थे ना, तो वो अब वो कार्ड मेरे ख्याल नहीं चलेंगे। तो मेरे ख्याल इस तरह इसको जो है इस तरह देखा जाए कि इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इसाकदार साहब तशरीफ लाए, आपको पता किस तरह आए, यानी कि आप अंदाजा कर ले कि उनको हमने यहां से वो गए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और कोर्ट ने उनको इख्तियारी करार दे दिया। हमारी बदकिस्मती देखे कि हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उनके जहाज में बैठकर वो आ रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और वो लंदन में फैसला होता है और लंदन से फैसला आके होता है, दूसरे दिन उनको जो वजीर खजाना लगा दिया जाता है। असल में मुल्क में डिस्टर्बिंग दिनों फिर दूसरी बात है कि आप वो आगे उनके बयान सुन लेना। पिछले 1 माह से उनके जो बयान आ रहे हैं वो ये रहे कि मैं 200 के नीचे डॉलर कर दूंगा। मुझे बताइए बिजनेस कैसे आएगा? हमारी जो पोर्ट पे मकसद शिपों पे माल पड़ा हुआ है वो हमें क्लियरिंग नहीं मिल रही। 6-6 महीनों के डैमेज लग रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई परेशान। वो रुपए को बचता इस तरह करेंगे, रुपए को बचता तुम। ठीक है, आप देखें जब तक हमारे मुल्क के अंदर अगर आप लोगों को रोजगार नहीं देंगे, टैक्स के निजाम को सही नहीं करेंगे, टैक्स कम नहीं करेंगे, तब तक ये रोजगार नहीं चल सकता। हमें टैक्स की पॉलिसी को जो है नीचे लाना होगा ताकि हम लोगों को रोजगार दे सके। अच्छा सैयद उवैस शाह साहब, आपकी तरफ आता हूँ। वही सवाल क्योंकि आप बड़े गौर से सुन भी रहे थे और माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से तज्जिया करते हैं आप। हमारे नज़ाकत साहब ये कह रहे हैं कि ये जो हालात है ये शेख साहब ये कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं सवाल से?
देखें, दो बातें हैं। नज़ाकत साहब की एक बात से मैं सरदार साहब की इत्तेफाक करता हूँ कि इलेक्शन जो है वो इस हिजानी शक्ल में नहीं जो है मजबूर होकर अनाउंस किए जाने चाहिए। ये बात सही है पीडीएम की जमातों का ये मौक़िफ़ कि इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। वो कह चुके हैं ख्वाजा आसिफ वाज़े तौर पर कि 13 अगस्त को असम्बलियों की मुद्दत पूरी होगी 2023 को, और उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। अब खान साहब को इंतज़ार करना चाहिए, अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। वो ज़बरदस्ती बज़िद है इस बात पे कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, इलेक्शन अभी करा दिए जाए, और अभी करा दिए जाएंगे तो मैं 2/3 अक्सरियत ले लूँगा, मेरी हुकूमत होगी, फिर मैं पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा। तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में उनकी गवर्नेंस हम देख चुके हैं। लिहाजा कम से कम मुझसे आप पूछे तो मुझे तो कोई होप उनसे है नहीं। 97 बिलियन का ओवरड्राफ्ट था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जब इमरान खान साहब की हुकूमत पहली बार आई। आज 1000 अरब का ओवरड्राफ्ट है, सूबा उनका 1000 अरब के कर्जे में है। तो कोई इनकी गवर्नेंस पे मुझे कोई होप नहीं है। वो आज आ जाए इलेक्शन जीत के या 1 साल बाद भी आ जाए, ये खामखा का आयोजन है। लेकिन इसके साथ साथ जो ज्यादा जरूरी करने की बात है, पीटीआई का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है, इसलिए उनको ज्यादा तनकीद का निशाना बनाने का फिलहाल कोई फायदा भी नहीं, एक तरफा हो जाएगा। सारा मुल्क जो है वो घड़ी की टिक टिक में अभी डूबा हुआ है, घड़ी 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 हो रहा है, घड़ी चोर और तोशा खाना यही मामला चल रहा है। तो अभी तो उनका कोई नुमाइंदा नहीं है। वो आपको मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की कि किसी पीटीआई के नुमाइंदे को आप दावत देते तो वो कन्फ्रंट कर पाता, लेकिन वो शायद फोन पर आना ही नहीं चाह रहे, बात ही नहीं करना चाह रहे। तो मैं दूसरी बात इससे आगे बढ़ाऊंगा, जो बात अभी भाई ने हमारे मेहमान ने की कि मुल्क के हालात इस वक्त कोई उन पर बात नहीं कर रहा। आप यकीन करें 6 महीने से पाकिस्तान की मईशत जो है वो ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में पड़ी हुई है। लोग 1 रुपए का कारोबार नहीं कर रहे, कोई जेब से पैसा निकालना नहीं चाह रहा। इतनी अनसर्टेनिटी है जिसकी दोनों कुव्वतें जिम्मेदार है। इमरान खान भी जिम्मेदार है कि उन्होंने ऐसा हिजान खड़ा कर रखा है, चैन ही नहीं ले रहे, घर में बैठने को तैयार ही नहीं है वो, और कुछ नहीं तो टांग में गोली लगवा ली उन्होंने, बस उनको चैन से नहीं बैठना है। उधर पीडीएम की जमातें इतना ड्रामा उन्होंने 3.5 साल करके रखा। मरियम बीबी मरी जा रही थी कि जी बहुत महंगाई है मुल्क में, तबाही आ गई है, इमरान खान ने पता नहीं क्या तूफान फेर दिया है, ठीक है ना। बिलावल जरदारी साहब कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद के ऐवानों में जाएंगे और छीन लेंगे, मार देंगे और पता नहीं क्या कर देंगे। ये बदीन में खिताब कर रहे थे, मार्च लेके गए थे कि इनको हम इस्लामाबाद का रास्ता दिखाएंगे इनके हुकूक के लिए। आज कोई पूछता ही नहीं है। 400%, 300%, 200%, 500% कीमतें बढ़ गई हैं। न कोई टमाटर की कीमत बता रहा है, न कोई प्याज की बता रहा है, न कोई आटे की बता रहा है, न कोई बिजली की बता रहा है, न कोई गैस की बता रहा है। कुछ पता ही नहीं चल रहा, कोई पूछने वाला ही नहीं कि कीमतों पे क्या पर लगे हुए हैं। अब हाल तो देखो, डॉलर रोज, ये डॉलर का कहकर आए थे कि यूं हो जाएगा वो हो जाएगा। वो भाई साहब पैदाइशी वजीर साहब जो है सागदार साहब, वो आए थे कि मैं पैदाइशी वजीर हूं, मैं जब मुल्क में कदम रखूंगा जब वजारत मिलेगी, और डॉलर तो मैं उखाड़ दूंगा, पिछाड़ दूंगा, कहीं नहीं छोड़ूंगा डॉलर को। रोज बढ़ रहा है डॉलर, रोज बढ़ रहा है डॉलर। अच्छा, डॉलर की वजह से इतनी अनसर्टिनिटी है कि लोग कारोबार ही नहीं कर रहे, कीमत रुकी नहीं कहीं। कोई चीज आज जो इंपोर्ट होती है उसकी कीमत की बात करें तो सप्लायर कहता है भाई पता नहीं है क्या होगी, यहां पर जाके रेट रखो, वहां पर जाके रेट रखो, सेंट्रल रेट पता ही नहीं चल रहा। ये हुकूमत, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आज का मीडिया महंगाई पर बात क्यों नहीं कर रहा। जो 3.5 साल से महंगाई में ही बात करता था, वो महंगाई पे बात ही नहीं कर रहा। पता नहीं कौन से लिफाफे चल रहे हैं जो वो महंगाई पे डिस्कस नहीं करते। किसी प्रोग्राम में महंगाई मौजूद ही नहीं है। आप कीमतें जाके देखें तो क्या हो गई है, जरा मालूम तो करें कितना फर्क आ गया 6 महीने में। लेकिन नहीं, कोई नहीं पूछ रहा। तो बात यह है कि हमारे जो मौजूआत हैं, इमरान खान साहब भी इसके बहुत कसूरवार है, क्योंकि उन्होंने उन मौजूआत की तरफ जाने ही नहीं दिया। वो जाने ही नहीं देते, उनका इलेक्शन ही नहीं खत्म हो चुका। तो वही कह रहे हैं ना कि भाई अगर इलेक्शन हम अगर आएंगे, सर वो मौजूआत पे क्यों नहीं बात करते। वो ये कह रहे हैं महंगाई खत्म होगी, महंगाई तो मौजूद नहीं है। नहीं तो वो अपने उनकी तो हकीकी आजादी मौजूद है, सारी तो गुलामी मौजूद है। वो तो सारे कैलकुलेशन से रिव्यू कर लेते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम जब आएंगे तो उस वक्त बैठेंगे ना इस पे। वो जब आएंगे वो तो अपने साल का आईनी वक्त मुद्दत का इंतजार करें ना, आ जाए उस वक्त। अभी पंजाब में कुछ करें, बेहतरी लाए, खैबर पख्तूनख्वा में लाए, गिलगित बिल्तिस्तान में लाए, 3 हुकूमतें। वो ये कहते हैं हमारी हुकूमत को बिल्कुल इस तरीके से खत्म किया गया कि जैसे हमें पता ही नहीं था। वो तो इस वजह से वो कह रहे थे। भाई यही तो बात है ना, वो अपनी हुकूमत का रोना ही रोए चले जा रहे हैं। वो अपनी, उनका ये रोना ही खत्म नहीं हो रहा कि मेरे इख्तिदार से मुझे क्यों निकाला। वो तो ये बात ही नहीं कर रहे कि प्राइसेस कहां चली गई हैं, लोगों के क्या हालात हैं, मसाइल क्या है, परेशानियां क्या है, इस वक्त क्या हो रहा है। ये हुकूमत सिर्फ अपने मुकदमात खत्म कराने में लगी हुई है।
तो अब और पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशियरी कम है, आसिफ जरदारी साहब भी है, लेकिन मेन बेनिफिशियरी तो नून लीग है। उनके तो वो मुकदमा खत्म हो गए जिनमें उनको फांसियां हो जानी चाहिए थी। वो सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है आज कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सा नैब है, कौन सा एहतसाब है, कौन सी तरामीम है, क्या हो रहा है। ठीक है, इस पे गुफ्तगू करते मुझे इशारा हो रहा है ब्रेक का। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हो प्रोग्राम बात से बात। नज़र साहब आपकी तरफ आता हूं कि अगर जिस तरीके से हमारे सैयद उवैस शाह साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल जज्बाती अंदाज के अंदर, उन्होंने सारी पार्टियों को कहा कि भाई इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, कोई भी माशी हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, अवाम के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा। सिंध में आप 18 साल से माशाल्लाह, और जिस तरह शेख साहब ने कहा कि हम जो है दूसरी पार्टियां आकर 14, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि असल में वजह यह कि शेख साहब ने कहा कि कराची के अंदर दूसरी पार्टियां कामयाब हो जाती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी चीजें नहीं कर पा रही कि जिसकी वजह से दूसरी पार्टियां अप हो रही है, और वो चीजें क्यों नहीं दे पा रही, क्या वजह? हालांकि सब चीजें 18वीं तरमीम है, सारी चीजें। देखिए, एक तो मैं बड़ा रियलिस्टिक होकर बात करूंगा कि ये जो दोनों मेरे भाई बैठे हुए, इन्होंने जो भी बात की मैं इसको सेकंड करता हूँ कि मुल्क के अंदर जो माशी हालात हैं, जो जिस तरह गुर्बत बढ़ी है, जिस तरह महंगाई बढ़ी है, जिस तरह आम लोग अफेक्ट हुए, उस तरह हम तीनों या चारों हम जो यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर बैठे हम सारे लोग भी अफेक्ट हुए। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी इसी तरह आ सकती है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, इमरान खान समेत तमाम लोगों को बेसिक जो पाकिस्तान के इश्यूज है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। देखिए, अगर कोई भी मुल्क, अगर आज ये शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहे तो कल इमरान खान को कौन प्राइम मिनिस्टर मानेगा? जब तक मुल्क के अंदर, मैं उसी चीज को अगेन बोलना चाह रहा हूं कि जब तक मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल ऐसी एक्टिविटीज अगर जारी रहेंगी कि जो मुल्क के अंदर डे बाय डे, हावर टू आवर मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज अगर आपको सामने नजर आएंगे, रोजाना आप टीवी खोलेंगे एक नया एडवेंचर हुआ होगा, तो मुल्क के अंदर महंगाई इसी तरह से आएगी। जहां तक आपने कराची की बात की, देखें कराची में अनफॉर्चुनेटली, मैं किसी बैकग्राउंड में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन पहले जो नामालूम अफराद इलेक्शन करवाते थे उनका रिजल्ट भी इसी तरह था। 2018 में मालूम अफराद ने इलेक्शन करवाया, वो भी आपके सामने है। जिस तरह पीटीआई के लोगों को, मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे असेंबलियों के अंदर गए जिनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं पता कि मेरी यहाँ से शुरू होती है और वहां तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म होती है। ये पाकिस्तान, कराची का ये बहुत अनफॉर्चुनेट। मैं ये नहीं कहता कि कराची में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कर जाती है, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का भी वोट है, एमक्यूएम का भी है, पीएसपी का भी होगा, जमात इस्लामी का होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि कराची में अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा तो कराची में कम से कम पीटीआई को वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि पीटीआई ने कराची में कोई काम नहीं किया। आपने देखा कि इमरान खान ने पहले 62,000 रुपए का वादा किया, फिर जिस तरह की इमरान खान ने तकरीर की, 3.5 साल तक इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर सिंध को ऑन तक नहीं किया। आपको थोड़ा सा मैं ये रोकूंगा, अगर मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया, अभी देखें कौमी असेंबली ज़मीनी इलेक्शन में पीटीआई कामयाब हो गई। सिंध की अगर मैं बात करूं तो सिंध के अंदर कोई ऐसा वो भी नहीं, पीटीआई कामयाब हुई है। देखिए, पीटीआई अगर कराची से सीट ली है तो कराची से पीपल्स पार्टी ने भी एक सीट ली है। मुल्तान में इमरान खान की छोड़ी हुई सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1,08,000 वोट लेके हासिल किया। ये देखिए, ये कोई पैमाना नहीं है कि किसने इलेक्शन जीत लिए और कितने इलेक्शन जीत लिए। मैं ये समझता हूं कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर उस वक्त तक हम कोई रोल अदा नहीं कर सकते जब तक मुल्क के अंदर सारी पॉलिटिकल फोर्सेस इस चीज पे कन्विंस ना हो, पाकिस्तान के तमाम इदारे, और बिलखुसूस जो जिस तरह इमरान खान साहब ने पहले अमेरिका मुखालिफ एक स्टांस पाकिस्तान को दिया, आज उससे यू टर्न ले लिया। आज मैं देख रहा था टीवी पे इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं आर्मी चीफ के ऊपर जो मैं बात कर रहा था, अब मैं पीछे हट गया हूं। ये सारे एडवेंचर पता नहीं किसके कहने पे इमरान खान साहब कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर, मैं इस चीज को मानता हूं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट सेटअप है उसमें इस गवर्नमेंट आने के बाद मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन जब आप किसी को कोई सांस ही नहीं लेने देंगे, रोजाना की बुनियाद पे पूरी दुनिया कह रही है, आप इमरान खान की फुटेजेस देख ले कि उस ट्रक से कैसे इमरान खान को 4 गोलियां लग सकती हैं, जाली तरीके से अगर आप गोलियां लगाएंगे। और फिर दूसरी बात जिस तरह शाह साहब ने बात की कि जिस तरह इमरान खान
रियासत मदीना की बात करते थे, जिस बुरी तरह इमरान खान एक्सपोज हुए हैं पूरी दुनिया में, खास करके जो कल से सारे फैक्ट एंड फिगर सामने आए कि किस तरह इमरान खान ने तोशा खाना से चोरी किया और किसने बेचा, ये जो पंजाब चल रहा था जैसे वो एक फरागोगी एंड ग्रुप चला रहा था। उवैस साहब ने भी यही कहा कि अभी पीटीआई का कोई नुमाइंदा नहीं है, देखिए, ऐसा मैं पीटीआई के नुमाइंदे की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर मैं नहीं बात करना चाह रहा, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के वो लोग जो जिनका एक इंटेलेक्चुअल लेवल है वो चीज समझने में कामयाब हुए कि पाकिस्तान के अंदर जो रियासत मदीना का लॉलीपॉप था वो सारा मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सारे लोगों को समझ मैं इस तरफ आता हूँ, शेख साहब की तरफ बढ़ता हूँ। क्या हम कौमी असेंबली के जिस उवैस साहब ने कहा कि इंतजार करें, बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? बल्दियाती इलेक्शन के अंदर इतना तातुल क्यों आता जा रहा है? देखिए, बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, पहले भी मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम में भी एक दफा मैंने बैठ के बोला था कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे सैलाब की वजह से, फिर पहले 27 तारीख को जो इलेक्शन थे उसमें बारिश हुई है, और मैं समझता हूँ कि जब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना चाहे, सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह से उसको फैसिलिटेट करेगी। जो चीजें इलेक्शन अभी हमारे कोर्ट के अंदर जाके हमारे इदारों ने स्टेटमेंट दी है सबने कि जो कोर्ट हुक्म करेगा, कोर्ट अगर कल हुक्म करता है कि इलेक्शन करवाएं तो इलेक्शन होने चाहिए। इसमें तो चाह रही है कि इलेक्शन ना हो। शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ, एमक्यूएम तो चाह रही है कि इलेक्शन ना हो, बल्दियाती इलेक्शन कहने का कि ये अब इलेक्शन और ये तमाम सियासी पार्टी जो है ना अपने मामला बेहतर कर रही, चाहे वो कोई सी भी सियासी जमात हो। हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त माशियात पे कर रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क का जो हाल है, इस वक्त जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है, जिसकी शरह गुर्बत 7 करोड़ से ज्यादा नीचे लोग आ चुके हैं, मुझे बताइए तो कोई सियासी जमात इस पे बात कर रही है? कोई सियासी जमात इस पे कोई एजेंडा लाके बैठी हुई है? ये 7-8 महीने की हुकूमत पीडीएम की, इन्होंने कुछ किया? इन्होंने कितना बड़ा लॉलीपॉप दिया था, और सब आप आज आने के बाद आप कहते हैं कि जो बारूदी सुरंगें बिछा के किया था वो, तो क्या जरूरत थी भाई आपको उसको फारिग करने की? वो तो वैसे ही दफन होने जा रही थी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, तो उसको नाम लेने वाले भाई कोई नहीं होता ना, तो उसे छोड़ देते। अब जब आपने उसको गले का हाथ डाला, अगर आप समझते थे कि इसको हम चला सकते हैं, इस मैशत को हम संभाला दे सकते हैं, तो उन्होंने दावे और वादे किए थे ना। मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तो मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उनका है। देखिए मेरी बात सुने, इनके पास तो एक ही सीट है ना, इनसे कहने का फायदा कोई नहीं। असल चीज तो ये कि दावे और वादे उन्होंने किए थे। तो मैं ये कहता हूं कि सिंध गवर्नमेंट जो है उनसे बात क्यों नहीं कर रही कि आज हमारी कौम कहां खड़ी हुई है, इस महंगाई को आप कैसे रोकेंगे, इस पे बात करें। आपके वो रोडों की सियासत कर रहा है और ये जिद पे बैठे हुए, नहीं जी हम अपने टाइम पे अगस्त में क्या बात कराएंगे, 90 दिन के बाद इलेक्शन होगा। सर ना नौमन सुरमा होगा ना राधा नाचेगी। बात ही जब कौम तबाह हो जाएगी, 25 करोड़ आवाम का हाल खराब हो गया, लोग कब्र की तरफ जा रहे हैं, समझे ना। आप देखिए ना इतना माशी बहरान है इस वक्त कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। निचली सतह पे उतरे और एसी वाले कमरों से लोग निकल के जरा इलाकों में घूमे, तो कराची शहर के अंदर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हाल है। सर मैं सिंध की तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो मेरे भाई हैं। मैं तो खालिद से भी कराची की हालत बता रहा हूं कि कराची का यह हाल है कि एक वक्त खाना अगर किसके बन गया तो 3 टाइम चल रहा है। तो ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हुए। तो मैं चाहता हूं कि इन सियासतदानों को चाहिए कि पहले इस पे बात करें, और ना करें अगस्त पे बात ना करें। वो भी तो 7 महीने से रगड़ रहा है, इमरान खान चीख रहा है इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। हो गए क्या? नहीं हुए ना, अपने टाइम पे होंगे। आप एक चीज का लॉलीपॉप खत्म कर दो ना, दे दो उसको, मार्च का अप्रैल का टाइम दे दो, ऐलान कर दो कि मार्च में इलेक्शन करा देंगे या अप्रैल में करा देंगे। 20 सेंटर में लाके जाओ, जान छोड़ाओ। आप लोग खुद भी नहीं कुछ करना चाह रहे हो, ना कुछ देना है। अवाम को क्या देना चाह रहे हो? अवाम को कैसे रिलीफ दोगे? चले हमें नहीं चाहिए इलेक्शन, हम तो इलेक्शन की बात ही नहीं करना चाहते। बिजनेस कम्युनिटी और अवाम तो कहती है हमें भले इलेक्शन नहीं चाहिए, ये अरबों रुपया फिर जाया होगा, ठीक है ना। हमने नहीं इसको पैसे को बचाए, कौम को क्या दे रहे हैं, कौन को किस तरह रिलीफ देंगे वो बात करें। तमाम चीजें कैसे देखें। इमरान खान का इस वक्त जो फोकस है ना, आप भी सारे लोग समझते हैं कि उस वक्त इमरान खान का इस वक्त आर्मी चीफ के ऊपर फोकस है कि आर्मी चीफ कौन लग रहा है और किस तरह का बंदा लगेगा, वो मुझे फैसिलिटेट करेगा या नहीं करेगा। मेरे ख्याल में ये 29 के बाद 29 के बाद 29 के बाद 29 मैटर नहीं है। 29 के बाद आर्मी चीफ कौन लगेगा, आर्मी चीफ जो भी लगेगा हमारे लिए काबिल कबूल होगा। आपके लिए नहीं, इमरान खान का जो फोकस है वो इनकी तकरीर की बात, हर आने वाली हुकूमत आप दूसरे पे डालती है ना। हम इमरान खान को अच्छा या बुरा तो कहीं नहीं रहे ना, हम ना आपको अच्छा कह रहे ना बुरा, हम तो ये कह रहे कि पाकिस्तान की 25 करोड़ का मुस्तकबिल क्या है। ये 8 महीने में आपने कुछ नहीं दिया।
आप भी तो उसके कोऑर्डिनेशन पार्टनर है ना, तो आप ही बताएं ज़्यादा से सरदार ज़्यादा साहब को करते चाहिए हुए कोई आए ऐसा हैं। देखिए, ऐसा मैं ये कह रहा हूं, मैकेनिज्म दे दे, अच्छा शेख साहब इनका जवाब लेके फिर जिससे आपको- आवाम को रिलीफ मिल जाए। चले मैं ये ये क्या कह रहा था रिलीफ कि देंगे? जो इमरान खान का इस वक्त फोकस है ना, अमेरिका भी यू टर्न ले लिया, जो भी चीजें थी सारी चीजें सामने आ गई। इस वक्त इमरान खान का फोकस यही है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ कौन लगेगा, उसके लिए वो आईएसआई को भी टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, आर्मी को, सबको उन्होंने टारगेट किया है। मेरे ख्याल में मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 29 के बाद इमरान खान की ये तहरीक खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान स्मूथली चलेगा। और जितने शेख साहब जिस तरह के हालात पोर्ट्रे कर रहे हैं, इतने भी हालात खराब नहीं है। मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी महंगाई हुई है, बेरोजगारी हुई है, लेकिन इस ऐसा भी नहीं है कि जी मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा अजाब आने वाला है। इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है। और पाकिस्तान देखें, इंटरनेशनल रिलेशन हमारे जो बेहतर हुए उससे इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान के अंदर फर्क पड़ेगा। सही दुबे साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि ये अभी मैंने सुना है कि कोई नई बसें भी आने वाली है और इसके हवाले से कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस हवाले से क्या कहेंगे? और फिर इसके बाद थोड़ी सी लेकिन अपना भाई मैं कहना ये चाहूंगा कि दो तीन बातें जो है ना, जो शेख साहब की गुफ्तगू से निकली है, उन बातों पर जरा फोकस करने की जरूरत है। आपके सुनने वाले नाजरीन जो है, वो देखने वाले, उनको जरा ये बात समझ में आए कि इस वक्त माशी हालात, ये मसला ये नहीं है कि लोग रोजगार नहीं कमा सकते या रोजगार के मौके नहीं है। मसला इस वक्त संगीन ये है कि कारोबारी सरगर्मियां मौतल है, जैम है। मुझे कोई जॉब किसी से लेनी है, मैं नहीं लेना चाहता उससे, मैं कहता हूं रुक जाओ, अभी मेरे पैसे मेरे पास ही अच्छे हैं, ठीक है ना। जो अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलती हैं अपने बिजनेस की, कारोबार की, लेन देन की, वो बिल्कुल फ्रीज हुई नहीं है इस वक्त। आलम ये, अगर आप बाजार में निकल के देख लें, एक आदमी को मोटरसाइकिल लेनी है, उसकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, लेनी है, ठीक है ना, और वो कहेगा यार अभी नहीं लेता, पैसे हैं भी सही, लेकिन पता नहीं क्या हालात हो जाए, पता नहीं क्या हालात हो जाए यार, अभी मुल्क में क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, थोड़ा रुक जाओ यार, थोड़ा रुक जाओ। कारोबारी सरगर्मियां ताकतुल का शिकार है, जिसकी वजह से रोजगार हासिल करना और घर चलाना इंतहाई मुश्किल है। पहली तो बात यह है, इस बात को हुक्मरानों को समझना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि सैलाब की इतनी बड़ी तबाहकारी मची हुई है, किसी का उस पर फोकस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये भाई इमरान खान साहब ने खुद 6 अरब रुपया जमा किया, 100 रुपया भी खर्च नहीं किया अब तक उन पे। सवाल था 100 रुपया खर्च नहीं किया उन पे, वो अपने चक्रों में लगे हैं, इलेक्शन की डेट दे दो, इलेक्शन की डेट दे दो, तो लोगों का बुरा हाल है। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात यह है कि आप ये देखें कि इस हाहाकार में, इस चीखो पुकार में, कराची के एयरपोर्ट को मैं पहले एक दफा एक प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं। अच्छा, उसके बाद मैं बात आता हूं, फिर बात मेरी उस तरफ चली जाएगी। एक सेकंड मेरी बात तो सुन ले। सैलाब ज़दगान के हवाले से आप बात करें, मैं भी आपको एक और सवाल इसी के अंदर करता। सैलाब ज़दगान के हवाले से इतनी एनजीओ ने काम किया, कराची ने काम किया, मैं यही तो कहने जा रहा हूं, काम किया, लेकिन ये सारी चीजें पहुंची कहां पहुंची? मैं यही कहने जा रहा था ना सर, इस शोर शराबे में, इस हाहाकार में कोई पूछने वाला नहीं है कि कराची का एयरपोर्ट बरमुडा ट्रायंगल बन गया है, वहां पर इमदाद के जहाज आए, कहां गए कुछ नहीं पता, किसके घर में चले गए कुछ नहीं पता, कुछ दिनों बाद बाजार में बिक्री होंगी चीजें या सड़ चुकी होंगी, खुदा का कहर नाज़िल हो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऐसा है, सिर्फ हुकूमत तो ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है, वजीर आला साहब, हमने एक दाना उस इमदाद से नहीं लिया, वो तो ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। थोड़ा सा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने सारा डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथ में थी और सिंध गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट कर रही थी। जैसे मिसाल के तौर पर फैसिलिटेट ऐसे कर रही थी, फैसिलिटेट कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान थे या जो इंतजामिया थी लोकल, वो सारी उनको मेंशन कर रही थी कि कहाँ किस जगह पे क्या सिचुएशन है। बाकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने सारा काम किया है और मेरे ख्याल में उसमें कोई एक बंदा नहीं था, पाकिस्तान के तमाम इदारे शामिल थे, इंक्लूडिंग हमारी पाक आर्मी और हमारे सारे इदारे उसके अंदर शामिल थे। मैं समझता हूँ कि इतने बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, मिसमैनेज भी हुआ होगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले मैं इंटरव्यू सिंध से होके आया हूँ। काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, जो 1 महीना पहले या 15 दिन पहले बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। अब काफ़ी लोगों को टेंट्स वगैरह चीज़ें सारे रिलीफ मिल रहा है और मेरे ख्याल में इतना बड़ा डिजास्टर नहीं है कि जितना हमारे दोस्त इस चीज़ को समझ रहे हैं। बहुत सारा रिलीफ मिला है लोगों को। मैं किसी कोई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ,
लेकिन मैं आई विटनेस हूँ, आई विटनेस हूँ कि लोगों को बहुत सारी चीजें witness के हवाले से मैं भी आपसे बात करता हूं, मैं आता हूं आपकी बात की कतकला में दो बातें रह गई हैं। witness के हवाले से आ रहा हूं आपकी तरफ, ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं आपकी तरफ आता हूं। नाज़रीन जानेंगे ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। सईद उबैशा साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। आप बिल्कुल बात कर, अच्छा मैं उसी हवाले से नज़र साहब के हवाले से भी बात कर दूं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा, अच्छा इसका मैं खुद भी अपने मार्केट एसोसिएशन की प्लेटफॉर्म से काम कर रहा था। मेरी जब रेंजर्स वालों से ये बात हुई थी और फिर हमारे तमाम सेक्टर इंचार्ज, अभी शेख साहब भी मेरा ख्याल है उसकी गवाही देंगे कि तमाम सेक्टर इंचार्ज जितने भी रेंजर्स के थे उन लोगों ने बुलवाया था और कहा था कि हम जो है ये फंड जो है अपने सरपरस्ती के अंदर लेके जाएंगे। तो किसी ने ये भी कहा था उस विंग कमांडर से कि भाई हम जो कैश देना चाहते हैं, उनका कैश नहीं, आप जो सामान देना चाहते हैं वो हम जो है आपके ट्रकों के साथ वो लेके चलेंगे और ये करेंगे। शेख साहब, आप भी मेरा ख्याल उस मीटिंग्स के अंदर थे और वाकई उन्होंने काफी हद तक पहुंचाने की कोशिश भी की। मैं इस बात को और खींचना नहीं चाहता, मैंने जो पैगाम देना था, जो कहनी थी ना बात, वो जहां तक जानी थी चली गई होगी, ठीक है ना। मेरा इतना ही बात थी जो मैं कहना चाहता था। मैं दो बातें रह गई हैं जिनको मैं कता कलामी वो रह गया। एक बात तो ये है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करने पर जो बात हो रही थी कि शेख साहब ने कहा कि डेट अनाउंस कर दें, अप्रैल मार्च की दे दें, अप्रैल की दे दें। बात बधाई सुनने में ठीक है कि भाई आप जान छुड़ाएं इस मसले से, लेकिन आप मुझे ये बताएं, पीडीएम में शामिल जमात के नुमाइंदे मौजूद है हमारे पास, आप ये बताएं जो इख्तिदार इंजॉय कर रहा हो, लुत्फ उठा रहा हो, मजे ले रहा हो, वो क्या कभी ये चाहेगा, वो कहेगा कि अगर कानून में जगह 2-4 साल इसी असेंबली को और बढ़ा लिया जाए तो वो भी उसकी भी गुंजाइश निकाल के बढ़ा लिया जाए। किसी सूरत से इलेक्शन अनाउंस इसलिए नहीं ये आए हुकूमत में कि जो शेख साहब ने अभी निशानदेही की, एक पॉपुलर नैरेटिव है, एक बयानिया है कि जी इमरान खान को हम हटाएंगे तो हम लोगों को रिलीफ देंगे, या हमारे पास प्रपोजल है, हमारे पास प्रोग्राम है, हमारे पास कोई एजेंडा है, हम महंगाई को काबू कर लेंगे। इसलिए नहीं आए, ये इसलिए आए कि उनको खौफ था कि अगर हम थोड़े दिन तक और इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो हम सबको सजाएं हो जाएंगी, हम सब जेल में चले जाएंगे, अगली हुकूमत इसी की बन जाएगी। एक पॉपुलर नैरेटिव के काउंटर नैरेटिव पर मैं अपना एक एनालिसिस पेश कर रहा हूं। बात यह है कि एक नैरेटिव उन्होंने दिया मरियम बीबी ने या ख्वाजा आसिफ ने या शहबाज शरीफ ने या ऐसे इकबाल ने कि जी हम लोगों को रिलीफ दे देंगे, जान छुड़ा देंगे इनकी, ये तो बहुत बुरी हुकूमत है। ये बात नहीं थी, जान छुड़ाने से किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनको ये खौफ था कि भाई इसको नहीं हटाया तो हम सब फारिग है, हमारी पॉलिटिक्स खत्म है, ये हमें सजाएं कराएगा और खुद अगली हुकूमत भी ये बनाएगा। अब आप आगे बात यह है कि मैं भी इस बात की हिमायत में हूं कि इस असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अगर एक आईनी मुद्दत है, क्यों करा दी इलेक्शन, क्यों, वाई? एक आईनी, अगर इमरान खान आज वजीर आजम होते तो क्या वो वक्त से पहले कराते थे? 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, कहते आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, वो तो आखिरी बॉल तक छोड़ने को तैयार नहीं थे, वो भी ना कराते, क्यों कराए? लेकिन आप देखें ना, जो मौजूदा मंजरनामा है, जो चीजें हैं माशी हवाले से, जिस तरीके से सारी सिचुएशन है, जो एटमॉस्फेयर बना हुआ, उसके हवाले से तो ये कह सकते हैं। शेख साहब की बात को मैं बिल्कुल वो कहूंगा कि भाई ठीक है, साल का वक्फा, आप 6 महीने पे आ जाओ, आप 8 महीने पे आ जाओ, एक अनाउंस कर दो। इसका भी कोई रीजन होना चाहिए ना। इसका रीजन ये है कि एक हंगामी, जैसे सरदार साहब ने शुरू में कहा कि एक जत्था आ गया, 10, 20, 50 हजार आदमी आ गए और उन्होंने कहा भाई हमारा दिल चाह रहा है, आप जल्दी डेट दो, अभी कराओ, 6 महीने पहले कराओ। ये क्या तुक्की बात है? क्या इमरान खान साहब खुद करा देते? फजूल बात है। इसको हमें इसको कन्फ्रंट करना चाहिए बतौर कौम, बतौर एक आजाद शहरी, हमें इसको कन्फ्रंट करना चाहिए कि आप ये बात क्यों कह रहे हो भाई, हमें हानि में आनी चाहिए। हाँ यार, ये कह रहा है तो करा दो ना यार, जान छोड़ो, ये क्या बात हुई? हर मसले का ये सोल्यूशन है इस मुल्क में, कौमी बहरान ऐसे हल होते भाई। एक आईनी मुद्दत है, आप क्यों मांग रहे हो उस मुद्दत से पहले का इलेक्शन? आप होते तो क्या आप करा देते? यहां तक हैविंग सेड दैट, यहां पर मैं रुकता हूं। एक बात को मैं जरूर करना भी चाहूंगा, फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सरदार साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने तो कह दिया कि जी जब आप कहेंगे हम इलेक्शन करा देंगे बल्दियाती। अब यहां एनक्यूएम आपने पॉइंट आउट किया, एनक्यूएम कहती है हम तो बहुत शिद्दत से चाहते हैं हो जाए जी, सुबह ही हो जाए, लेकिन क्या है कि जी वो लड़की का बाप कहता है ना कि जी मैं तो शादी तुम्हारे से करा दूं, लेकिन ऐसा करो 5 करोड़ रुपए कमा के जाओ फिर करा दूंगा। मतलब ये कोई बात है कहने की? आप कह रहे फला हल्का, आपने काबीना का इजलास बुला लिया सिंध हुकूमत ने कि जी बल्दे आगे अदालत पूछेगी तो खामखा की टाल मटोल से आगे बढ़ते हैं कदम, सॉलिड ग्राउंड देते हैं कि काबीना का इजलास हो गया जी, 90 दिन तक तो हो ही नहीं सकते।
हमारे पास पुलिस नहीं, हमारे पास फोर्स नहीं, हमारा फला, हमारे फुहार हो गए, बूंदाबांदी करे, किसी न किसी तरह ये तैयार ही नहीं है कि ये इलेक्शन कराएं। हालांकि लोगों के मसाइल हल करने के लिए एक आजाद खुद मुख्तार बल्दियाती निजाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में यह मॉडल ही नहीं है कि जहां पर आजाद और खुद मुख्तार बल्दियाती निजाम के बगैर लोगों के मसाइल घरेलू सतह के, इलाके की सतह के, गली मोहल्ले की सतह के, प्राइमरी एजुकेशन के, सफाई सुथराई के, म्यूनिसिपल सर्विसेज के हल हुए हो। नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। वो यहां बैठे होंगे कराची में और सांगड़ की सड़क सफाई करने को जिसने झाड़ू देनी है उसको तो बोलेंगे हम लगाएंगे, हमसे पूछो किसने लगना है वहां। वो ये इख्तियार देने को भी तैयार नहीं है। अच्छा दरअसल आपकी तरफ आता शेख साहब से जवाब लेके फिर आपकी तरफ आता था कि फिर वो सारी बात लेकिन बात ये कहने का कि जैसे मेरे भाई कह रहे हैं ना कि इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए, हर आदमी समझता है, हर आदमी चाहता। हम तो इस वक्त इलेक्शन की बात ही नहीं करना चाह रहे ना। मैं तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की तर्जमानी करते हुए अल्फाज अदा कर रहा हूँ तमाम सियासी पार्टियों से, जो पीडीएम के नाम से 13 जमातें जुड़ के आई हैं इस पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने 8 महीने पहले जो दावे और वादे किए थे वो वफा नहीं हो रहे। इन्होंने वो नहीं दिया जो कौम को देना चाहिए था, डिलीवर नहीं किया। मुझे बताइए कौम का ऐसा हाल खराब है? मेरे भाई कह रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कौम पागल है जो आवाजें लगा रही है। तो फिर हमें, मैं भी आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं पिछले 2 चैनल पे भी कह चुका हूँ कि हमें इलेक्शन और सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। कौम को रिलीफ चाहिए, दे दिया आप रिलीफ। आए ना कोई मार्केट में निकल के आप आए ना, आप गिरल रोटी पे आए ना, आप लोगों को दे रोजगार, दे लोगों को रोजिए दे। ये देखे ना पूरी कराची के अंदर इस तरह आप अंदाजा कर लें कि गैस जो है नायाब हो चुकी, घरों में गैस नहीं है। इसका 70 साल हो गए मैं आजाद हुए, 70 साल हो गए मैं आजाद हुए, लेकिन हम सिस्टम में यही उलझे हैं। मैं ये कहता हूं कि हमें इलेक्शन की जरूरत नहीं है। आप हमें रिलीफ किस तरह दे सकते हैं? तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये कहूंगा कि भाई खुदारा सिंध के लिए तो ख्याल करें। वो तो 4 सूबे में बैठ के मजे कर रहे हैं। आप सुबह सिंध के लिए देख लें और कराची के लिए देख लें कि जो कराची की आवाम और सिंध की आवाम जो इस वक्त बनी हुई इस हालत के अंदर कि वो 54% हमारा जो हिस्सा है वो फ्लड की नजर हो गया पाकिस्तान का। ठीक है ना, सबसे ज्यादा मुतासिर सिंध हुआ। हम भी मानते हैं 100% हमारे भाई मुतासिर हुए, रोडों पे बैठे रहे, जितनी जिससे जो कोशिश हुई सब ने की। हमें नहीं पता वो कहां गया कहां नहीं गया, हम इस पे बात भी नहीं करना चाहते। हम तो सियासी बात नहीं करना है, हम तो ये कहते हैं कि भाई आप कौम को रिलीफ किस तरह दे सकते हैं, आप अपने दावे और वादे जो आपने किए वो कैसे पूरे करेंगे, मुल्क की मैशत को ठीक कैसे करेंगे। जी ना। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं ना कि मेरे शाह साहब ने कहा कि इमरान खान को टाइम पूरा करना चाहिए था या करने देना चाहिए था। किसी पार्टिसिपेंट ने कहा, देखें आर्मी चीफ के साथ जब आलिया जो इनके मुज़ाकरात हुए इमरान खान साहब के, आरिफ अलवी साहब ने करवाए, उस चीज़ को आपने पूरी दुनिया में सबने सुना, इनकी स्टेटमेंट भी आई है। इमरान खान ने मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि हमारे मुज़ाकरात हुए, उसमें आर्मी चीफ ने इनको कहा कि हम इमरान खान साहब को बार बार कन्वे करते रहें कि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत बुरे और आप इनको हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सारी दुनिया के सामने इसके ऊपर आर्टिकल आ चुके हैं बहुत सारे। लेकिन इमरान खान अगर होते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। आज इंटरनेशनल जो रिलेशन पाकिस्तान के दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वजह से दोबारा जो हमारे रिलेशन बन रहे हैं वो सारी चीजें खराब हो चुकी थी कि जिसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जहां तक ताल्लुक है माशी हालात का, मैं समझ रहा हूं कि 29 की जो अपॉइंटमेंट है उसके बाद एक पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर जिसको हमारी स्टैब्लिशमेंट ने अपने कंधों पे बिठा के पाकिस्तान के अंदर इक्तदार में लेके आए थे, कम से कम वो लोग आज आके टीवी पे बोल रहे हैं कि हम आज के बाद हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का या गेम का हिस्सा नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही हुआ तो मेरे ख्याल में ऐसी पार्टी बिल्कुल मेरे ख्याल में रीशफलिंग होगी और ये लोग पीछे जाएंगे और पाकिस्तान की जो हकीकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो आगे आएंगी। और 29 के बाद मेरे ख्याल में इमरान खान के पास कोई एजेंडा बचेगा नहीं कि जिसके ऊपर वो कोई बात कर सकेगा। उसके बाद मेरे ख्याल में इमरान खान को कम से कम 6-8 महीने इस गवर्नमेंट को आराम से देने चाहिए ताकि ये लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकें और इंटरनेशनल हमारा इन्वेस्टर आ सके। पाकिस्तान देखें अभी भी चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था, उसने पाकिस्तान के हालात को शायद देख के अपना विजिट कैंसिल किया है। सऊदी अरब का उनका प्रोग्राम था। ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के लिए
तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को मिल बैठना चाहिए और मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। कम से कम कोई चार्टर्ड जो इकोनॉमी के ऊपर कोई ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए कि इसके ऊपर सारे लोगों को। सबसे ज्यादा पार्टी तो आपके पास है, अगर आप चाहें तो सब चीजें हम कर सकते हैं। देखें जो इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है वो एक बंदे की जिद की वजह से, कभी वो जाली किस्म की गोलियां निकाल के दिखाता है पट्टी करते हुए, कभी कुछ ड्रामा कभी कोई ड्रामा। ये सारे ड्रामे जब तक क्लोज नहीं होंगे हमारा इन्वेस्टर नहीं आ सकेगा पाकिस्तान में। लोकली कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। सवाल वही कि माशी हालात को किस तरीके से देखिए माशी हालात का तो मैं आपको बता रहा हूं कि माशी हालात तभी बेहतर होंगे कि इस शख्स को घर बिठाएंगे जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर नया ड्रामा लोगों के सामने और पूरी दुनिया के सामने करता है। जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने उसको उनकी क्लास ली है, आप CNN का इंटरव्यू उठा के देख लें कि जो इनके एलिगेशन थे उसके ऊपर CNN ने इनसे जो क्वेश्चन किए और उसके जवाब ये क्या दिए इन्होंने, वो भी सारी दुनिया के सामने है। जब तक ये फितना क्लोज नहीं होता पाकिस्तान के अंदर से, क्लोज नहीं है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज करें। मैं इस चीज पे कन्विंस हूं कि पाकिस्तान की कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बाय फोर्स नहीं रोकना चाहिए, उसके ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारे ड्रामे जो जितने एडवेंचर हो रहे हैं, इसका मुल्क डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लोग सफर कर रहे हैं। इसलिए मैं इमरान खान साहब के आपके चैनल के तवज्जुह से इमरान खान साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कम से कम इमरान खान साहब को इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, उनको घर बैठना चाहिए, इन लोगों को टाइम देना चाहिए। अगर ये क्योंकि मेरे वक्त बिल्कुल महदूद है, एक सवाल लेते हुए कि भाई अगर चलो ये सारी चीजें आ रही सब कुछ, आप उसको छोड़ के माशी हालात के हवाले से कुछ ना कुछ तो आवाम को रिलीफ देते हैं। देखिए माशी हालात तो उसी वक्त बेहतर होंगे जब मैंने आपको वही बताया कि पाकिस्तान के सियासी हालात मैं आपको उसके बाद इमरान खान के पास कोई गीत गाने के लिए नहीं है ना। पहले वो अमेरिका का पेपर था, साइफर था, वो गीत गाते रहे, उससे पीछे हटे। एक सवाल लेता हूँ, उसके ऊपर बिल्कुल मुख्तसर सा जवाब चाहूंगा। पाकिस्तान में मुस्तकबिल में आप पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? माजी का पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान, दुखी पाकिस्तान, बेयारो मददगार पाकिस्तान या खुशहाल पाकिस्तान? मैं तो पाकिस्तान का देख रहा हूं कि पाकिस्तान खुशहाल होगा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ। कतई नजर इसके कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के ऊपर इक्तदार कर रही है, पाकिस्तान बेहतर सिमत में जाएगा। पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरह कराची के लोगों ने निकल के हमारे सिंध के लोगों के या जनूबी पंजाब के लोगों की मदद की है, मैं इस चीज से मायूस नहीं हूं। मैं हुक्मरानों से मायूस हो सकता हूं, लेकिन हमारे पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जो कारोबारी तबका है, वो इंशाल्लाह इसी पाकिस्तान को दोबारा से खड़ा करेगा। जी शेख साहब, ये रिपीट कर दूं, मुस्तकबिल का पाकिस्तान कैसा होगा? माजी का पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान, दुखी पाकिस्तान, बेरोजगार। अभी तो इस वक्त की बात कर रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा जो हालात है ना, वो उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हर शख्स जो है वो अपनी बात कर रहा है और हर शख्स अपने सवाल का जवाब दे रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये बताइए कि माशी बहरान कैसे ख़त्म होगा। अब आप कहते हैं कि जी माशी बहरान इमरान खान की वजह से, तो हर आने वाली हुकूमत जो है ना पिछली हुकूमत में डाल देती है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो दावे वादे किए उसको पूरा करें। हमें नहीं चाहिए इलेक्शन, आप 10 साल ना कराएं इलेक्शन, कौन नहीं मांगेगी आपसे इलेक्शन। 25 करोड़ आपसे इलेक्शन नहीं मांगती। आप जो दावे वादे किए, आप सिर्फ ग्रोसरी के रेट कम कर दें, सब्जी के रेट कम कर दें, ऑयल के रेट कम कर दें, पेट्रोल, हमें डॉलर से भी पेट्रोल के रेट कम कर दें। IMF तो कह रहा है कि हम कैसे कर सकते हैं, वो तो सारी चीजें उन्होंने तो बिल्कुल वज़ीर खजाना जो आए सागदार साहब, वो तो कह रहे हैं कि वो तो IMF के मैं संभाल लूंगा। अमिता साहब ने कहा तो था, अमिता इस्माइल ने कहा तो था, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आ गया तो समझ सब कुछ कर दूंगा। जादू का चिराग, दूध के हाथ का चिराग है तो कर देंगे। लेकिन अभी तक वो रोजाना झूठ बोल रहे हैं मीडिया पे आके, ये मैं 200 रुपए से नीचे डॉलर लेकर आ रहा हूँ। बोलो वक्त लगेगा, एकदम इतना वक्त लगेगा। 8 माह तो गुजार दिए उन्होंने। जी वे सब। सलीम भाई, अगर मैं आपके सवाल का कोई बराह रास्त जवाब देना चाहूँ ना, तो वो स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं कंक्लूड यहाँ करना चाहूंगा कि एक बात तो तय है पिछले 7-8 महीने की परफॉर्मेंस से कि मईशत इनसे भी नहीं संभल रही, इन 13 जमातों से भी नहीं संभल रही। तो हालांकि उसूली तौर पर मेरी अपनी राय में मैं इमरान खान के कबल अज वक्त इलेक्शन वाले मुतालबे को नाजायज और गैर मंतकी समझता हूँ, लेकिन इस वक्त ऐसे हालात हैं कि अगला बजट देने से पहले ज्यादा बेहतर यह है कि इलेक्शन की कोई करा दिया जाए, एक तारीख दे दी जाए और इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि मईशत इनसे भी नहीं संभल रही है।
हालात इनसे भी नहीं संभल रहे, महंगाई इनसे भी नहीं संभल रही, तो एक बेहतर टाइम पे कोई इलेक्शन करा दे थोड़ा पहले, 2-3-4 महीने पहले, और अगली हुकूमत को अगला बजट बनाकर अगला एजेंडा करने में, या तो यही हो दोबारा आ जाए नया मैंडेट लेके, या इमरान खान साहब आते तो वो आ जाए, लेकिन हालात इनसे भी नहीं संभल रहे। तो मेरी ये राय है कि मैं ये मानते हुए कि ये गैर मंतकी मुतालबा है, एक गैर आईनी मुद्दत से पहले का मुतालबा है, मगर इस वक्त के क्राइसिस में अगर ये हो जाए तो कोई बड़े मजाक नहीं है, मुनासिब ही बात होगी, वे आउट निकल आएगा। सरदार रज़ाक साहब बहुत शुक्रिया, शेख हबीब साहब बहुत शुक्रिया, सईद उबैद शाह बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और मैंने देखा कि माशाल्लाह सारे अपने हवाले से, इस मुल्क के हवाले से बात करने लगे। सबको फ़िक्र ज़रूर है अपने मुल्क की, लेकिन जो हालात है, जो मंजरनामा है, जो माशी हालात है, उसके ऊपर भी बात की जा रही है, लेकिन हल की तरफ बहुत कम देखा जा रहा है। अगर ये हल की तरफ सही तरीके से देखा जाए तो ये मुल्क वाकई तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। और हम सबको मिलकर ये सोचना है, दुआ करना है और अपने अपने हिस्से का काम करना है और अपना एहतसाब करना है कि वाकई ही हम अपने ज़मीर से पूछे कि वाकई जो हम बात कह रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है और कितना हम इस हवाले से अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सियासी नारे हैं, सियासी हवाले से जिस तरीके से माशी हालात है, उस हवाले से मैं यही कहूँगा कि हमें दुआ की भी ज़रूरत है, दवा की भी ज़रूरत है। और इस हवाले से जो है अब मुल्क की जो हालात है इसमें हल तलाश किया जाए। एक दूसरे की अना परस्ती की तरफ अगर जाएंगे तो मुल्क वाकई ख़त्म होते हुए नजर आएगा, लेकिन ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के अंदर कायम हुआ और इंशाअल्लाह ये हमेशा ता क़यामत तक कायम और दायम रहेगा और दुआओं के नतीजे में भी ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि सारे हुक्मरान को अल्लाह अक्ल सलीम अता करे और फिर इसके बाद ये सारे के सारे मिल के इस मुल्क के लिए सोचे। जब इस मुल्क के लिए सोचा जाएगा तो ये मुल्क वाकई ही तरक्की की राह पर गामजन होगा। और हर शख्स अगर अपने फ़र्ज़ को समझकर और अपने आप को ये देख कर कि वाकई ही ये सही है और इसके ऊपर अगर सदाकत वाली और हक वाली आवाज़ आ गई तो मैं समझता हूँ कि मुल्क इंशाअल्लाह उस राह पर गामजन हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।